गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रेम कुमार राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूं 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय की, जो कि मैंने इससे पूर्व जो है कि चौथे नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन और 6ठे नंबर और 7वें नंबर का उत्तर दिया था। और आज जो है कि मैं 8, 9, 10 जो भी शेष रह चुके हैं, मैं आज उसका प्रश्नोत्तर करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलता हूं कि मैं प्रश्नों की ओर, जिसमें कि आपका 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखिता। तो इसमें कहता है कि जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखे। तो मैंने आपका जो है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि पुष्कल नाम को ब्रह्मपुत्र अस्ति। तो पुष्कल नाम का गांव जो था कि वह कहाँ था? तो आपका आंसर है गंडगाया रमणीय तीरे। गंडगाया रमणीय तीरे। तो गंगा का किनारे जो था कि वह पुष्कल नाम का एक गांव था। तो आप लिखेंगे क्या कि यहाँ पे जो आपका कुत्र है वो आप कुत्र यहाँ से हटा देंगे, तब ये हो जाएगा पुष्कल नाम को ग्राम गंडगाया रमणीय तीरे अस्ति। हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, तो जिसमें कहता है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। तो कृषि कर्म से, कृषि के काम से किसने जो है कि प्रभुता और संपत्ति, जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा होती है, वह किसने अर्जित किया था, किसने इकट्ठा किया था? तो इसमें कहता है हरि हरेन। किसने? तो हरि हरेन। तो यहाँ से जो है कि केन शब्द जो है कि वह मैं यहाँ से हटा दूंगा और उसके बाद हो जाएगा कृषि कर्मणा हरि हरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। तो तीसरा प्रश्न है हरिहरस्य कति पुत्र आसन। तो हरिहर के कितने पुत्र थे? तो हरिहर के चत्वारः। तो उसी प्रकार से फिर से करेंगे, यहाँ से कति जो है कि प्रश्नवाचक शब्द को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हरिहरस्य चत्वारः पुत्रः आसन। इसके बाद चौथे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो के अति आलसः आसन। तो कौन जो था कि बहुत ज्यादा आलस जताता था, कौन आलसी था? तो यहाँ पे है हरिहरस्य पुत्र। हरिहरस्य पुत्र यानी कि हरिहर का जो पुत्र था वह आलसी था। तो लिखेंगे हरिहरस्य पुत्र अति आलस आसन। यहाँ से भी आपका प्रश्न जो चिन्ह है, जो शब्द है, वह आप उसे हटा करके उसके जगह पे केवल ये जो शब्द जो दिए गए हैं वह आप वहां पे लिखित कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न का उत्तर उसी में है, केवल 1 या 2 शब्द का ही उत्तर पड़ेगा। पांचवा है सर्वे पुत्र सेव्या कम आरोग्य कृतवंतः। तो इसमें जो है कि कम जो प्रश्न है वह यहाँ से हटा करके यहाँ पे हम लगा देंगे कम। ठीक है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि अगर यह समझ में आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ आपका आगे के प्रश्न में, जो कि कहता है कि 9वां प्रश्न है सुमिलन कुरुतः, मतलब मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ है खंड अ और खंड आ। तो 2 खंड में दिया हुआ है, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे इस तरफ जो है कि संधि विच्छेद के रूप में दिया गया है। तो आते हैं मिलान करते हैं। तो इसमें जो है कि आपको दिया हुआ है दात्वा। पहला जो है दात्वा। तो दात्वा जो है कि यह आपका दा जो कत्वा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ग्रस्त है, तो ग्रस जो कत, यहाँ से ग्रस जो कत। फिर त्रोट यतुम का त्रुट जोड़ नीच जोड़ तुमुन। फिर है आपका
भंकुतम, तो भंकुतम का हो जाएगा आपका भंज जोड़ तुमुन, तो यहाँ से भंज जोड़ तुमुन। मिलित्वा, तो मिलित्वा जो, तो मिल जोड़ कत्वा, तो यहाँ से मिल जोड़ कत्वा। इसके बाद है आदिष्ट, आदिष्ट तो आ जोड़ दिष्ट। अगर ये इस प्रकार से आप परीक्षा में नहीं लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, इसलिए इस तरीके से नहीं, आप जब भी उत्तर अपने में लिखेंगे तो जो भी है वहां पे खंड अ और आ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। तो पहला हमारा प्रश्न था कि दात्वा, दात्वा, तो दात्वा का क्या है, दा जोड़ कत्वा, दा जोड़ कत्वा। उसके बाद दूसरा है ग्रस्तः, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रस जोड़ कत, ग्रस जोड़ कत। फिर है आपका त्रोट जोड़ युतुम, त्रोट जोड़ युतुम, यहाँ पे लिख लेंगे त्रोट युतुम। तो इसका आपका यहाँ पे मैंने लगाया है त्रुट जोड़ नीच जोड़ तुमुन, यहाँ लिख देंगे त्रुट जोड़ नीच जोड़ तुमुन, तुमुन। फिर मिलित्वा, तो मिलित्वा है तो यहाँ पे फिर लिखेंगे तो मिलित्वा का क्या हो जाएगा, मिल जोड़ कत्वा, मिल जोड़ कत्वा। उसके बाद है आदिष्ट, तो आदिष्ट है तो यहाँ लिखेंगे आदिष्ट, तो आदिष्ट का क्या होगा, आ जोड़ दिश जोड़ कत, आ जोड़ दिश जोड़ कत। हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से परीक्षा में लिखेंगे तो कभी भी जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, उनको मिलाने में समस्या नहीं होगी कि कौन किसका है, यह समझने में आपत्ति नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो होगा कि आपको परीक्षा में लिखना होगा, इससे आपका कभी मार्क्स नहीं कटेंगे और ना ही जो होगा कभी किसी एग्जामिनर के लिए प्रश्न उठेगा कि आखिर ये लिखा है तो किसमें लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सही होते हुए कभी कभी कंफ्यूजन होने के कारण गलती भी हो सकता है और नंबर कट जाते हैं, तो ये मन में भ्रम रहता है कि मैंने तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो कि 9वां जो प्रश्न कहता है हमारा कि इसमें कहता है कि उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानी चुनिता, इसमें जो अव्यय पद है उसको चुनना है और आगे कुछ नहीं। तो इसमें जो चुनना है, जैसे कि एक उदाहरण में दिया हुआ है यथा, मतलब उदाहरण है सह अध पाटलिपुत्रम गच्छति, ठीक है। तो इसमें जो अध है वह क्या है, अव्यय है, तो इसमें हमने हटा दिया। उसी तरीके से इसमें त्वम अत्र किम करोसि, तो इसमें अत्र क्या है, अव्यय है, तो इसको हमने अलग कर दिया। और सह कदा गृहम गमिष्यति, तो इस यहाँ से हमने कदा, तो
कदा भी अव्यय है, उसको हमने अलग कर दिया। शीला करीना वा चित्रम रक्षति, तो यहां से मैंने वा को अलग कर दिया। इसके बाद है असत्यम मां वद, तो यहां से जो है कि मां को हमने अलग कर दिया। और फिर शकिलेन शाकम सह अगछत, तो इसमें जो है कि इसमें कौन सा अव्यय होगा, तो यहाँ पे शाकम, ठीक है। तो यहाँ से हमने शाकम का जो है कि वह हम अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया। परीक्षा में लिखने की कोई आवश्यकता उतना नहीं है, आप जो है प्रश्न नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको क्या करेंगे कि केवल क ख ग घ जो नंबर है, और जिस प्रकार से अगर चौथा नंबर का प्रश्न है या पांचवा नंबर का प्रश्न है, उस प्रश्न के का नंबर दे करके क ख ग घ अंगा जो लिखा हुआ है वह लिखेंगे। और उसके बाद जो होता है कि क्वेश्चन से आप स्वतः जो है कि जो आंसर है, जो अव्यय है, वह आप केवल चुन करके लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा अध अत्र कदा वा मा शाकम, बस इतना ही लिख देंगे, आपका पूर्ण मार्क्स अवश्य मिल जाएगा। इसमें आप प्रश्न लिखते हैं, तो प्रश्न लिखने के दौरान जो होता है कि आपका समय का बर्बादी होता है, जिससे आगे का जो प्रश्न होता है वह छूटने की भी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसमें जो है कि आप क्या करेंगे कि केवल आंसर को अवश्य लिखेंगे, लेकिन सही नंबर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर में कहता है कि अधोलिखितानाम निर्देशानुसारम रूपाणी लिखता, तो यहाँ पे जो निर्देश के अनुसार रूप लिखना है। तो निर्देश में क्या है रूप, तो शब्द रूप यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण में, यथा मातृ, तो मातृ मतलब माता, तो माता के संदर्भ में यह द्वितीय विभक्ति, यह जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि द्वितीय विभक्ति का है, और यह एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो यह मात्रम होगा, ये आप लिखेंगे मात्रम। फिर आपका प्रश्न की ओर जाता है कि जो कि प्रश्न में कहता है कि क में पुत्र, तो पुत्र का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो एक वचन में जो होगा वह पुत्रेषु पे आप लिखेंगे। फिर फल है, फिर ख नंबर है फल, षष्ठी विभक्ति आपका बहुवचन है, तो बहुवचन में फलनाम लिखेंगे। उसके बाद नदी का कहता है कि चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में लिखने के लिए, द्विवचन मतलब द्विवचन में लिखने के लिए, तो यहाँ पे नदी भ्याम। ठीक है दोस्तों, अब लता शब्द रूप है, लता का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लताशु। फिर अंगा है, अंगा में युष्मद का पंचमी विभक्ति द्विवचन लिखना है। युष्मद पंचमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, तो युवाभ्याम। तो ये आपका पूर्ण होता है। और यह परीक्षा में अवश्य जो होता है कि 3 जरूर आते हैं, कभी पुत्र पे आता है, कभी माता पे आता है, और विशेषता जो होता है कि पुत्र, माता, नदी, लता, इन चारों में से अत्यधिक रूपों में यह आता है। इसलिए विशेष रूप से हमें मातृ, पुत्र, नदी और लता, इन चारों पे आपको विशेष रूप से याद करना होगा शब्द रूप, और जिससे आप इसका जो है कि चाहे वो द्विवचन में दे, बहुवचन में दे, किसी पे भी दे, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं परीक्षा में। तो इसके बाद जो होगा कि प्रश्न नंबर 12 को मैं आगे बढ़ाऊंगा।